हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज चौधरी रणवीर सिंह और मैं आज आपको लूसेंट के न्यूमेरिकल कराऊंगा। चैप्टर नंबर 4 के लॉ ऑफ मोशन यानी गति के नियम। और आज मैं आपको बेसिक क्वेश्चन कराऊंगा जिन्हें आप अच्छी तरीके से सीखें। तो मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर एक कह रहा है न्यूटन की गति का प्रथम नियम व्यक्त करता है। न्यूटन की गति का प्रथम नियम व्यक्त करता है। तो जब हम शुरू में स्टडी करते हैं यानी पढ़ते हैं तो हमें सिखाया जाता है कि न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व को व्यक्त करता है। तो मैं कहूँ तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन सही होगा सी और आंसर हो जाएगा जड़त्व। मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि किसी पिंड पर समरूप बल लगाने पर समरूप का मतलब होता है नियत। समरूप यानी एफ बोल रहा है, ये नियत है यानी फोर्स जो है वो नियत है। बल लगाने पर स्थिर रहने वाली राशि है। तो एफ नियत है। फॉर्मूला होता है एफ बराबर एम ए और उसने कहा है कि एफ नियत है तो एम ए बराबर हो जाएगा नियत। और मास पहले से नियत होता है। जो द्रव्यमान है वो पहले से कैसा है, नियत है। तो ए बराबर ये हो जाएगा नियत और एम यहाँ जाएगी तो एम भी कैसी है, नियत। अगर हम नियत का भाग देंगे यानी अगर कांस्टेंट में हम कांस्टेंट का भाग देंगे तो हमारा जो रिजल्ट निकलेगा वो भी निकलेगा नियत। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा इस चारों राशियों में जो चीज़ नियत होगी यानी कांस्टेंट होगी, जो चीज़ कांस्टेंट होगी वो होगी एक्सलेशन। यानी ये भी जो एक्सलेशन हमारा निकलेगा वो कैसा निकलेगा। अब मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि बल और समय जब तक कि बल कार्य करता है का गुणनफल कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए आप कि जैसे मैं आपसे बात करूँ फॉर्मूला होता है F बराबर dp/dt। यानी अगर हम संवेग में परिवर्तन कर दें तो हमें मिलता है आवेग। क्या मिलेगा, आवेग। तो मैं इसे लिख सकता हूँ F बराबर जो dp है इसे कर सकते हो आवेग यानी इम्पल्स I/, क्या कर सकते हो आप, t। अगर मैं यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो ये निकलेगा I बराबर F इंटू टी। तो यानी हम कह सकते हैं कि आवेग बराबर होता है बल का गुणनफल और समय का गुणनफल। तो ये कह रहा है बल और समय जब तक कि बल कार्य करता है का गुणनफल कहलाता है। तो यानी दोनों का गुणनफल जो कहलाएगा वो कहलाएगा आवेग। अब मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 रॉकेट नोदन की क्रियाविधि आधारित है। तो जो रॉकेट जब हम लॉन्च करते हैं यानी नोदन करते हैं तो वो संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है। यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। या आप अगर इस जगह पे ये वाला क्वेश्चन आ जाता है कि न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित है तो यह भी ऑप्शन क्या होता है आपका, करेक्ट होता है। लेकिन यहाँ दे रखा है आपका संवेग संरक्षण के नियम पर, तो ये ऑप्शन यहाँ क्या होगा हमारा, सही होगा। तो ऑप्शन सही हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 5 की मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक घोड़ा गाड़ी को खींचता है। यानी एक घोड़ा है जो गाड़ी को खींचता है। ये आपका मैंने घोड़ा कह दिया, ये घोड़ा है जो गाड़ी को क्या कर रहा है, खींच रहा है। ठीक है, आगे कह रहा है कि घोड़े को आगे बढ़ाने में सहायता करता है। यानी जो बल है घोड़े को आगे बढ़ाने में सहायता करता है वो बल लगाया जाता है। तो जैसे घोड़ा अपने पैरों से बल लगाएगा पृथ्वी पर, तो पृथ्वी अपना बल लगाएगी किस पर, घोड़े के पैरों पर। तो यानी जब घोड़ा पीछे ढकेलेगा पृथ्वी को तो पृथ्वी आगे ढकेलेगी किसको, घोड़े को। तो यानी न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया नियम से, न्यूटन के तृतीय नियम से। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा बी, पृथ्वी द्वारा घोड़े पर लगाया जाएगा। यानी जो बल लगाया जाएगा वो पृथ्वी द्वारा घोड़े पर लगाया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी। मैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक क्षैतिज सड़क पर कार
की तुरंत गति उस बल के कारण होती है। यानी जब भी सड़क पर कार चलेगी तो उसके जो टायर होंगे, जो पहिए होंगे, वो बल पृथ्वी को कैसे ढकेलेंगे? पीछे घर्षण करेगी वहाँ पृथ्वी, और जो पृथ्वी है वो कार के पहियों को कहाँ पर ढकेलेगी? आगे। तो यानी कार के पहिए लगाएंगे पीछे बल, और जो पृथ्वी है वो किस पे लगाएगी? पहियों पे लगाएगी आगे के लिए बल। तो जो कार चलेगी तो पहला ऑप्शन दे रहा कार के इंजन द्वारा लगाया जाता है। नहीं, ये ऑप्शन बिल्कुल कैसा होगा? गलत। तो ऑप्शन सही होगा कि सड़क के द्वारा लगाया जाता है। यानी जो पृथ्वी है, जो सड़क है, उसके द्वारा लगाया जाएगा टायरों पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सही हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर मैं 7 की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि किसी लिफ्ट में वस्तु का भार कम प्रतीत होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर जो भार है वो कम प्रतीत हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि भार कम 3 कंडीशन होती हैं इसमें। नंबर 1 कंडीशन होती है कि जब एक्सेलेरेशन ए के साथ कोई लिफ्ट ऊपर जाए तो वहाँ भार बढ़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला होता है W बराबर mg+a। और दूसरी कंडीशन होती है जब ए तरोड़ से कोई नीचे आए तो वहाँ पर भार जो होगा वो कम होगा, यानी कमी आएगी भार में। फॉर्मूला होगा W बराबर mg-a। अब क्वेश्चन कंडीशन 3, जब ए बराबर हो जाएगा जी तो वहाँ पर जो W है वो हो जाता है बिल्कुल 0। तो क्वेश्चन नंबर 8 एक बार फिर से पढ़ूँ मैं कि किसी लिफ्ट में वस्तु का भार कम प्रतीत होगा जब लिफ्ट एक समान वेग से नीचे उतरेगी। जब लिफ्ट एक समान वेग से नीचे उतरेगी तो वहाँ ए जो होगा वो होगा नियत, और नियत होगा तो वहाँ पर वेग यानी भार पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, जितना भार पहले था उतना ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूँ मैं तो ऑप्शन नंबर 2 की बात करूँ तो ये कह रहा है कि एक समान वेग से ऊपर जाती है। जब एक समान वेग से ऊपर जाएगी तो भार क्या होगा? बढ़ेगा। नीचे आई क्वेश्चन सी, तरोड़ के साथ ऊपर जाती है तब भी क्या होगा? बढ़ेगा आपका। और क्वेश्चन डी, मंदन के साथ ऊपर जाती है, मंदन के साथ हमेशा ऊपर जाएगी। इसका मतलब होगा कि जी है वो माइनस का होगा। जब जी माइनस का होगा तो मंदन के साथ कहाँ पर जा रहे? ऊपर। तो जो फॉर्मूला W बराबर m माइनस के जी प्लस के a, जब माइनस का जी बड़ा होगा, मंदन के साथ ऊपर जा रही, तो ये जी क्या होगा? बड़ा। जब इसमें से इसको घटाएंगे तो रिजल्ट जो निकलेगा वो माइनस में निकलेगा, और माइनस का गुणा जो हम m में करेंगे तो जो W है वो भी किसका निकलेगा? माइनस का। यानी भार में क्या है? यहाँ पर कमी। ये माइनस क्या दिखा रहा है? कमी। तो इसका क्वेश्चन नंबर 7 का जो ऑप्शन सही होगा वो होगा डी के मंदन के साथ ऊपर जाती है। जब भी किसी भार में कमी आती है तो वो हमेशा मंदन के साथ कहाँ पर जाते हैं? ऊपर। क्यों? कि माइनस की जी होगी, जी में से अगर आप ए घटाएंगे तो वो माइनस की निकलेगी, और माइनस गुणा एम में करेंगे तो रिजल्ट आएगा माइनस का। ये माइनस रिप्रेजेंट करेगा कि जो चीज़ यानी भार में क्या है? यहाँ पर कमी, ये दिखाएगा ओनली इस। अब मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 8 की, तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक पिंड पर कार्यरत बल उसके वेग के व्युत्क्रमानुपाती है। यानी कोई बल है जो उसके वेग के व्युत्क्रमानुपाती है, तो पिंड का वेग किसके अनुक्रमानुपाती होगा या व्युत्क्रमानुपाती होगा? तो क्वेश्चन नंबर 8 को देखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, डायरेक्ट एयरफोर्स एयरफोर्स 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो उसने बोला है कि F प्रोपोर्शनल है 1/v के, यानी व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है सा, अगर हम इस प्रोपोर्शनल को उठाएं तो यहाँ आएगा F बराबर, प्रोपोर्शनल को उठाएंगे कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट हो जाएगा K अपॉन V। हमारा फॉर्मूला होता है F बराबर ma, यहाँ रखेंगे हम ma प्रोपोर्शनल K अपॉन V, F बराबर ma, और A जो A है वो होता है dv अपॉन dt। यानी वेग में परिवर्तन को क्या कहते हैं? हम एक्सेलेरेशन कहते हैं। तो यहाँ मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि m dv अपॉन dt इज इक्वल टू K अपॉन V।
अगर मैं v को इधर लेकर आऊँ और m और dt को इधर लेकर जाऊँ तो ये हो जाएगा v dv बराबर k/m और यहाँ आपका dt। अगर मैं दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर दूं तो इंटीग्रेशन इधर का और इंटीग्रेशन इधर का, जो v है अगर इसका मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो ये निकलेगा ओनली v⁴ और k/m कांस्टेंट है तो k/m और dt का अगर एक्सलेशन अगर मैं इंटीग्रेशन करूं तो ये निकलेगा t। तो यहाँ से कह सकता हूँ कि ये 1/2 और k/m ये तो कांस्टेंट हो गई, तो v² बराबर होगा t के, यानी v प्रोपोर्शनल हो जाएगा रूट t के, यानी जो पिंड का वेग है वो समय के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होगा, समय के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन सही हो जाएगा डी कि समय के वर्गमूल के अनुपाती। मैं बात क्वेश्चन नंबर 9 कि एक कोई द्रव्यमान m प्रारंभ में ब्रह्मावस्था में है, ठीक है। जब इस पर एक नियत बल लगाया जाता है तो इसके द्वारा किसी दिए हुए विस्थापन में प्राप्त वेग अनुक्रमानुपाती होगा। यानी ये पूछ रहा है कि जो वेग है वो किसके अनुक्रमानुपाती होगा, मास के होगा, 1/m वर्गमूल m के होगा, या 1/वर्गमूल m के होगा, या खाली m के होगा, या 1/m के होगा। तो हम देखते हैं इसको, तो सॉल्यूशन करेंगे। जैसे मैं बात करूं कि हम निकालेंगे इसे एक फॉर्मूला, न्यूटन ने 3 गति के नियम देते। नंबर 1 v² बराबर u² प्लस के 2as। जब वस्तु ब्रह्मावस्था में होगी तो उसकी जो प्रारंभिक जो यानी u ये होता है v अंतिम वेग और u होता है प्रारंभिक वेग। जब प्रारंभ जब वस्तु होगी वो उसने कहा है कि ब्रह्मावस्था में तो u बराबर क्या हो गया 0। यहाँ से मैं निकालूं तो v² बराबर ये हो जाएगा 0, तो 0 प्लस के 2as, तो v² बराबर निकल के आ गया आपका 2as। तो बात करूं कि जैसे 2 तो आपका कांस्टेंट है, और जो s है उसका भी कुछ ना कुछ मान होगा। जब मान होगा तो ये भी चीज़ कैसी हो जाएगी कांस्टेंट। तो जो v² है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगी a के, और जो a है वो a बराबर अगर मैं लिख सकता हूँ आपका f/m, किससे f बराबर ma से, f बराबर ma से, f बराबर ma। अगर यहाँ से मैं a का मान निकालूं तो ये निकल के आएगा f/ma। तो ये हो जाएगा आपका v² प्रोपोर्शनल f/m। और उसने बोला है कि जो f है वो भी नियत है, यानी जो बल है जो बल लग रहा है ये इसमें कह रहा है कि एक नियत बल लगाया जाता है, तो f जो है वो भी कैसा है, नियत है। तो v² प्रोपोर्शनल हो जाएगी 1/m के। अगर यहाँ से स्क्वायर हटाएं तो ये निकल के आएगा तुम्हारा v प्रोपोर्शनल 1/√m के। तो जो वेग है वो किसके हो जाएगा, 1/√m के। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन सही हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि यदि 1000 kg का एलिवेटर केवल में तनाव 1000 kg भार है तो एलिवेटर, यानी जब पहले भी 1000 kg है और अब भी 1000 kg, यानी पहले जब था वो 1000 था अब भी 1000 kg है, तो एलिवेटर ऊपर की ओर तुरंत करेगा नीचे की ओर तुरंत करेगा। जब ऊपर की ओर तुरंत करता है, यानी जो पहले नंबर तो लिफ्ट के जितने भी सवाल हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 10, जब 1000 का 1000 है, जब ऊपर की ओर तुरंत करेगा तो वेट बढ़ना चाहिए, लेकिन ये तो 1000 कह रहा है। तो ठीक नीचे देखो, नीचे की ओर तुरंत होगा, जब नीचे की ओर तुरंत होगा तो इसमें कमी आनी चाहिए। ऊपर की ओर मंदित होगा, जब ऊपर की ओर मंदित होगा यानी ऊपर की ओर मंदित होगा तो जी माइनस की होगी, और जब जी माइनस की होगी तो जो रिजल्ट निकलेगा वो माइनस में निकलेगा, यानी कमी आनी चाहिए। यहाँ पर भी कमी नहीं आ रही है। 1000 का 1000 है। नीचे क्वेश्चन नंबर डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन सही हो जाएगा डी। ऑप्शन सही हो जाएगा डी। जब चीज वस्तु ऊपर जाएगी तो उसका भार बढ़ेगा, जब नीचे आएगी तो उसका भार घटेगा। जब ऊपर जाएगी मंदित होकर तब भी उसमें क्या आती है, कमी। तो इनमें से ऐसा कोई भी केस नहीं है, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन सही हो जाएगा डी। अब क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11
क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि किसी पिंड पर आवेग का मान बराबर होता है। किसी पिंड पर आवेग का मान बराबर होता है यदि हम आवेग में परिवर्तन कर दें। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, अगर हम आवेग में परिवर्तन कर दें यानी आई में परिवर्तन कर दें तो हमें मिलता है संवेग परिवर्तन। संवेग परिवर्तन, तो आवेग में परिवर्तन बराबर होता है संवेग परिवर्तन के। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 11 का जो ऑप्शन है वो हो जाएगा, सही हो जाएगा ए, कि उसके संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है आवेग में परिवर्तन। तो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करूं मैं कि जब कोई गोली बंदूक से दागी जाती है तो बंदूक प्रतिक्षेपित होती है। इस प्रतिक्षेपित गति को निम्न प्रकार से कम कर सकते हैं। नंबर ए देगा, बंदूक को भारी बनाकर, बंदूक को हल्का बनाकर, बंदूक चलाने वाले के कंधे पर एक बैंड रखकर, बंदूक के कुंदे को हल्का धातु का बनाकर। तो समझें, जो v है यानी जो वेग है वो प्रोपोर्शनल होता है 1/m के। अगर हम m का मान बढ़ाएंगे, अगर मास का मान यानी अगर हम द्रव्यमान बढ़ाएंगे तो वहाँ पर जो वेलोसिटी है यानी जो वेग है वो होता है हमेशा कम। अगर हम m का मान घटाएंगे, m का मान घटाएंगे तो वेलोसिटी का मान होगा बढ़ेगा। तो इसलिए अगर हम बंदूक का मास बढ़ा दें v प्रोपोर्शनल 1/m, अगर बंदूक का हम क्या बढ़ा दें मास, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी कम। तो वो पूछ रहा है कि वेलोसिटी बताइए कैसे कम होगी। तो बंदूक को भारी बनाकर अगर बंदूक का मास बढ़ा दें तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी कम। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन सही हो जाएगा ए, ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि जड़त्व का गुण। तो समझें, जो जड़त्व का गुण है, जड़त्व का गुण ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं में लागू होता है, यानी प्रत्येक वस्तु में होता है, किसी भी वस्तु में नहीं होता, किसी भी वस्तु में नहीं होता, केवल गतिशील वस्तु में होता है। अगर वस्तु आपकी रेस्ट में है या आपकी मोशन में है, चाहे वस्तु रेस्ट में हो चाहे मोशन में हो, जड़त्व का नियम रेस्ट और मोशन दोनों के लिए लागू होगा। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रत्येक वस्तु में होता है। जड़त्व का जो गुण है वो प्रत्येक वस्तु में होता है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है पृथ्वी से जुड़ा एक निर्देश तंत्र है। पृथ्वी से जुड़ा एक निर्देश तंत्र है, यानी जो पृथ्वी है वो कैसा निर्देश तंत्र है ये कहने की कोशिश कर रहा है ये। तो नंबर 1, परिभाषा एक जड़त्व तंत्र है, यानी हम पृथ्वी को एक जड़त्व तंत्र मान सकते हैं, सही बात है ये। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन बी कि जड़त्व तंत्र नहीं हो सकता क्योंकि पृथ्वी सूर्य के पारित घूम रही है, ये भी इसकी बात सही है कि जड़त्व तंत्र नहीं हो सकता क्योंकि पृथ्वी अगर हम बात करें जैसे पृथ्वी की, अगर मैं बात करूं पृथ्वी, अगर बात करूं मैं पृथ्वी और जैसे मैं किसी से ले लूं कि यहाँ जैसे न्यूटन ने जब स्टडी की थी, न्यूटन ने जब पढ़ाई की थी तो ऊपर से जो पेड़ है उससे जो सेब गिरी थी, तो सेब और सेब की जब स्टडी की थी तो पृथ्वी को उसने जड़त्व तंत्र माना था, जड़त्व तंत्र माना था। लेकिन जब जड़त्व तंत्र, पृथ्वी को जड़त्व तंत्र माना था, लेकिन हम पृथ्वी जैसे सूर्य है और पृथ्वी और किसी और ग्रह की बात करें तो पृथ्वी को हमें अजड़त्व निर्देश तंत्र मानना पड़ेगा क्योंकि जो सूर्य है यहाँ पर जो सूर्य जड़त्व तंत्र हो जाएगा। तो ऑप्शन ये कह रहा है कि जड़त्व तंत्र सी, जड़त्व तंत्र नहीं हो सकता क्योंकि पृथ्वी अपने कक्ष के पारित घूम रही है। जब घूम रही है तो सूर्य से कल्पना करेंगे, जब सूर्य से कल्पना करेंगे तो ये जड़त्व तंत्र नहीं होगा, अजड़त्व तंत्र बन जाएगा। तो पहले में कह रहा है परिभाषा एक जड़त्व तंत्र की है, जड़त्व तंत्र है सही, ये भी बात बिल्कुल सही है। ये बात गलत है इसकी कि जड़त्व तंत्र नहीं हो सकता क्योंकि पृथ्वी सूर्य के पारित घूम रही है। हो सकता है जब हम उसका कंपेरिजन किसी सूर्य को छोड़कर किसी दूसरी वस्तु से करें तो जब जड़त्व तंत्र हो जाएगा, लेकिन जब सूर्य के बीच में करें तो अजड़त्व तंत्र हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो, ये भी सही है सी और सही है आपका ए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा डी के बी और सी, बी और सी जड़त्व तंत्र नहीं हो सकता क्योंकि पृथ्वी सूर्य के पारित घूम रही है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी होगा, डी। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि क्रिया और प्रतिक्रिया न्यूटन की गति विस्मय के तीर्थ नियम में विभिन्न वस्तुओं पर कार्य करती है, परिणाम में समान होती है, विपरीत दिशाओं में कार्यरत होती है, उपरोक्त में सभी विभिन्न वस्तुओं पर कार्य करती है। यानी क्रिया और प्रतिक्रिया कभी भी एक वस्तु पर कार्य नहीं करेगी, ये अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करेगी। परिणाम में समान होती है, ये भी बात सही है, दिशा विपरीत होती है और परिणाम में समान होती है, विपरीत दिशाओं में कार्य होती है, ये भी बात सही है, उपरोक्त में से सही। तो क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन सही हो जाएगा डी, उपरोक्त में से
सभी। क्वेश्चन नंबर 16, किसी लिफ्ट के फर्श पर द्वारा उस पर खड़े व्यक्ति के पैरों पर कारित बल उसके भार से अधिक होगा यदि लिफ्ट मैंने बताया था आपको, यदि लिफ्ट ऊपर जाएगी तो उसका मास क्या होगा, बढ़ेगा। तो ऊपर जा रही है तथा तुरंत हो, तो इसका क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन सही हो जाएगा बी, यानी ऊपर जा रही हो और कैसी हो, तुरंत हो, यानी एक ऐसा हो उसका नियत नहीं हो, यानी तुरंत हो, यानी बदलता रहे, एक कांस्टेंट नहीं हो, एक इसके बराबर नहीं हो, कांस्टेंट के बराबर। तो ऑप्शन नंबर 16 का ऑप्शन सही हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 17, छंदम बल का अस्तित्व केवल अजड़त्वीय निर्देश तंत्रों में पाया जाता है। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। ओनली छंदम बल का अस्तित्व अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में पाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, गति का प्रथम नियम को भी कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो जो गति का प्रथम नियम है उसे जड़त्व के नियम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, एक न्यूटन बराबर होता है। तो 1 न्यूटन 10 की पावर 5 डायन के बराबर होता है। 1 न्यूटन 10 की पावर 5 डायन के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 20, किसी वस्तु द्वारा उसके वर्तमान अवस्था परिवर्तित करने की अयोग्यता को कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा उसकी वर्तमान अवस्था परिवर्तित करने की योग्यता को कहते हैं जड़त्व ने कहा था यदि कोई वस्तु मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी, या गतिशील है तो वो गतिशील में रहेगी। तो इसी योग्यता को कहते हैं जड़त्व कहते हैं इसको। अगर आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे लगे हों तो धन्यवाद, थैंक यू, हैव अ नाइस नेक्स्ट डे, थैंक यू। उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, थैंक यू।